नमस्कार साथियों, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और क्रेडिबल आईएएस के इस फैमिली में आपका स्वागत है। फंडामेंटल राइट्स का ये तीसरी क्लास है और इसमें हम 22 से लेकर आर्टिकल 30 का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद एक और क्लास आएगी आर्टिकल 32 और जो डिफरेंट रिट्स हैं, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, शिशोरोरी, इनकी डिस्कशन होगी। इसके बाद फंडामेंटल राइट्स चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो जितने भी आर्टिकल 22 से लेकर के 30 उन आर्टिकल्स के बीच के जो सब्सटेंस हैं और जो क्या जाता वहां से जो सवाल पूछता है उन सब का हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरा नाम विशाल है और हम चलिए इसी बात से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 22 क्या होता है? आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में क्या फंडामेंटल राइट्स होती हैं? मान लीजिए कोई आपने एक घटना देखी होगी या सुनी होगी या आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जब अजमल कसाब को पकड़ा गया था। तो अजमल कसाब एक आतंकवादी था। बहुत सारे हमारे पास फुटेज थे, वीडियोस थे कि वो अंधाधुंध बहुत सारे आदमियों को मार रहा था। तो क्या हमने उन वीडियोस के आधार पर, उन फुटेज के आधार पर उसको पनिशमेंट किया? उसको फांसी हो गई? क्या हमने लीगल प्रोसीजर फॉलो करके, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, उसके तहत उसको फांसी हुई? तो इन सब की चर्चा डिटेल में होगी। दूसरा बात यह कहता है कि ऑर्डिनरी लॉ की बात भी करता है। मान लीजिए जो सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं और इसमें क्या राइट्स होती है इंडिविजुअल की, और अगर कोई पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर पकड़ा गया है तो उसमें क्या राइट होती है। ये दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए कोई ऑर्डिनरी लॉ के तहत पकड़ा जाता है तो वैसे केसेस में क्या होता है, पुलिस को 24 आवर्स के अंडर में 24 आवर्स के अंडर में उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है। और इसमें जो जर्नी टाइम होती है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको जो ले जाने में और कोर्ट में पेश करने का समय होता है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। उस टाइम को काउंट नहीं किया जाता है और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना है। दैट इज वेरी कंपल्सरी और दिस इज द फंडामेंटल राइट्स of that individual. So after 24 hours that person has to be released depending on the situation. But what about preventive detention? अगर किसी व्यक्ति को, किसी इंडिविजुअल को ऐसे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस बहुत सारे 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर का कंडीशन था कि क्योंकि वो एक उसको बहुत सारे ऑटोनॉमी मिला हुआ था आर्टिकल 370 से। सो आर्टिकल 370 बिफोर 2019 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और वहां पे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बहुत सारे केसेस आते थे। और एक और केस हम देख लेते हैं कि आपने देखा होगा कि बम्बई अटैक में एक जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था जिसका नाम था अजमल कसाब। सभी के पास सारे एविडेंसेस थे, वीडियो फुटेज थे कि वो आदमी जो है, वो आतंकवादी अंधाधुंध गोलियों से बहुत लोगों को मारा। लेकिन क्या हमने तुरंत उसको फांसी दे दी? दिस डज नॉट हैपन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ऐसा नहीं, हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो करके पूरा उसका प्रॉपर ट्रायल हुआ और ट्रायल के बाद उसको फांसी होती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी अगर किसी का अरेस्ट होता है तो वैसे केसेस में भी क्या जाता है, फंडामेंटल राइट्स होती हैं। तो क्या क्या होती हैं उसको हम देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। कि अगर किसी पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है तो एट मैक्स 3 महीने तक उसको आप डिटेन कर सकते हैं, 3 मंथ तक। 3 मंथ तक डिटेन कर सकते हैं। और अगर 3 मंथ से ज्यादा
आपको उस पर्सन को डिटेन करना है, और अगर सरकार को लगता है, जांच एजेंसी को लगता है कि आदमी को छोड़ने से, रिलीज करने से खतरा हो सकता है, तो एक एडवर्सरी बॉडी बनानी पड़ेगी, और उस एडवर्सरी बॉडी की सलाह पर क्या किया जाता है, उस पर्सन का डिटेंशन या तो स्थगित होगा या तो बढ़ाया जाएगा। सो आई थिंक प्रिवेंटिव आर्टिकल 22 में दो सब्सटेंस है, अगर एक कोई ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तार होता है, और अगर फंडामेंटल और प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर गिरफ्तार होता है, तो दोनों सिचुएशंस में कहां किस हद तक फंडामेंटल राइट्स आदमी की होती है। इसके बाद हम देखते हैं एक आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 का सब्सटेंस कहता है ट्रैफिक या ट्रैफिकिंग, और ये दो कीवर्ड्स और बेगार की बात करता है। बेगार का मतलब होता है फोर्स लेबर, जबरदस्ती किसी को बंधुआ मजदूर, और ट्रैफिक मतलब ह्यूमन तस्करी। इन दो सब्सटेंस से ये बात करता है। तो आप इस तरह की एक्टिविटीज जो है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स is completely prohibited. If any person found doing or involved in this business, then such person is committing crime or he can be punished by the law of the land. So, और इसी के साथ हम आर्टिकल 24 को भी देख लेते हैं, फिर हम कुछ कानून को भी देखेंगे। इन केसेस में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उन कानून की भी हम चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात करता है। इसका मेन सब्सटेंस है चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर की मतलब कोई हजार्डियस इन्वायरमेंट है, और बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज में बच्चों को आप कार्य पे नहीं लगा सकते हैं। दैट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ the violation of fundamental rights of that kid or the minor. So hazardous condition मतलब ऐसा कोई कंडीशन जिसमें उस बच्चे का मानसिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना हो सके, वैसे सिचुएशंस में बच्चों को आप कार्य पे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर पीसफुल इन्वायरमेंट है टू सपोर्ट द फैमिली, दिस इज ए एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 24। पीसफुल इन्वायरमेंट में बच्चे काम कर सकते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या जाता बिलो 14 इयर्स काम करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि ये तो आर्टिकल 24 में ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट किड। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई इनोसेंट पीसफुल वर्क है, उसमें अपनी सपोर्ट करने के लिए अपने फैमिली को बच्चा काम कर रहा है, then that is not a punishable offense or that is not gross violation of fundamental rights. अब हम कुछ लेजिस्लेशन की भी बात कर लेंगे। तो ट्रैफिकिंग में और ह्यूमन लेबर जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, उसको लेकर के सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं। तो उन केसेस को भी हम देख लेंगे। एक बना था कानून बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट 1976, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है इंडिया में। फिर क्या जाता है, इमोरल ट्रैफिक एक्ट ह्यूमन तस्करी से रिलेटेड एक्ट बना है। इफ एनीवन फाउंड डूइंग दिस एक्ट was made in 1956 and most important for the protection of juvenile, बच्चों के लिए जुवेनाइल केयर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में ये एक्ट आया था। बच्चों के लिए ये है कि बच्चों का प्रोटेक्शन, उनके रिहेबिलिटेशन की बात करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि कोई हादसा हो जाता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, अपने माँ बाप को खो देते हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन, उनके मतलब कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, शेल्टर के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की इसमें बात हुई है। एक एक्ट और आया था और वो एक्ट काफी पॉपुलर भी है, तो उस एक्ट के बारे में हम बता देते हैं। पॉस्को एक्ट
केम इन 2012। तो ये एक्ट किसकी बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट इसका नाम है। इसका एक्ट का नाम भी याद रखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ये माइनर जो चाइल्ड बच्चे हैं बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, और उसमें भी बहुत सारे कुछ बदलाव भी किए हैं, तो आप इसको देख लीजिए। इस एक्ट का काफ़ी अमेंडमेंट्स भी हुआ है टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ माइनर एंड सो ऑल। तो 2019 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को लेकर के कुछ रूल्स भी नोटिफाई किए हैं, और दैट रूल केम इन 2020। सो दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो बच्चों के खिलाफ क्राइम होते हैं उनको रोकने के लिए एक्ट बनाया गया था। So now we will come to Article 25 to 28. This talks about freedom of religion. Freedom of religion की बात करता है, freedom of religion की बात करता है। अब धार्मिक लोग हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, जैन, बुद्धिस्ट, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनके बेटरमेंट के लिए, ताकि ये हाफ हार्टेड फील ना करें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने बहुत सारे माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो सेकुलर कंट्री के साथ जो मेजॉरिटी रिलीजन है और माइनॉरिटी रिलीजन है, उन सभी का जो रिलीजियस एजुकेशनल प्रोटेक्शन, क्या उनके रिलीजियस बिलीफ हैं, क्या उनके प्रोफेशन है, क्या बिलीफ सिस्टम, पूजा की क्या पद्धति है, उन सब की प्रोटेक्शन की बात हमारे संविधान में और हमारे इस फंडामेंटल राइट्स में की गई। तो एक एक आर्टिकल की हम चर्चा करेंगे, और इनके सब्सटेंस को आप याद रखिएगा, नोट डाउन करते रहिए जो जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। तो आर्टिकल 25 से शुरू करते हैं। ये किसकी बात करता है? कॉन्साइंस की बात करता है। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है? कॉन्साइंस का मतलब है आपका इनर फीलिंग क्या है भगवान को लेकर, आपका रिलेशन कैसा है, आप भगवान को लेकर क्या सोचते हैं कि भगवान पत्थर में है, मस्जिद में है, मंदिर में है। ये आप स्वतंत्र है, किसी तरह का आप सोच रख सकते हैं। ये आपकी कॉन्साइंस की बात करता है। दूसरा, प्रोफेस करने की भी बात करता है। प्रोफेस, प्रोपोगेट की भी बात करता है। आप अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप अपने विचारों को, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आपके विचार है, आप उसको फैला भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। तो इसके जो सब्सटेंस है, कॉन्साइंस की बात करता है, प्रोफेस की बात करता है, प्रोपोगेट की बात करता है कि आप अपने वैल्यू सिस्टम को, आपकी जो रिलीजियस वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीफ सिस्टम है, उसको सबको बता सकते हैं। तो आर्टिकल 25 के सब्सटेंस को याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 किसकी चर्चा करता है? तो आर्टिकल 26, राइट टू स्टैब्लिश, राइट टू स्टैब्लिश रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। किन किन बातों का ध्यान में रखना है? और आप बहुत सारे, मतलब कि आर्टिकल 26 इसकी भी बात करता है कि आप एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी भी, वेदर मूवेबल और नॉन मूवेबल। तो इसके सब्सटेंस की बात आप याद रखेंगे। आर्टिकल 26 टू स्टैब्लिश कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, मैनेज कर सकते हैं। तो आप ये देखते होंगे आर्टिकल 20, लंगर की व्यवस्था सिख कम्युनिटी में बहुत अच्छे तरीके से है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अगर आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं तो कोई मना ही नहीं है, और अपनी वैल्यू सिस्टम, अपने रिलीजियस की जो अच्छी वैल्यूज उसको प्रमोट करने के लिए संस्थाएं बनाते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, तो उसकी कोई मनाही नहीं।
चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे, आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 ये बात क्या करता है? तो आर्टिकल 27 आप सभी लोग बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि आर्टिकल 27 क्या करता है। हाँ आप बताइए, वेरी गुड। तो आर्टिकल 27, आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते कि भैया आप टैक्स दीजिए क्योंकि हमको अपने रिलीजन को प्रमोट करना है, या स्टेट सरकार जो है वो आपको फोर्स नहीं कर सकती कि मुझे किसी रिलीजन को प्रमोट करना है, हिंदू धर्म को प्रमोट या मुस्लिम धर्म को प्रमोट करना है। रेदर देन इसमें क्या होती है कि अगर आप की इच्छा है तो आप टैक्स दीजिए, और स्टेट जो है इक्वली प्रमोट करेगा सभी रिलीजन को। स्टेट विल प्रमोट ऑल रिलीजन इक्वली, और जो ये टैक्स का पैसा होगा सरकार सभी धर्म का इक्वली प्रोटेक्शन में यूज करेगी। तो आर्टिकल 27 का क्या मुख्य सब्सटेंस है? मतलब किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते, स्टेट आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप टैक्सेस दीजिए, या कोई व्यक्ति आपको कंपेल नहीं कर सकता कि आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स दीजिए। लेकिन अगर टैक्स का पैसा कोई अपनी इच्छा के अनुसार कोई संस्था कोई व्यक्ति देता है तो स्टेट क्या करेगा? सभी रिलीजन के इक्वली प्रमोट करेगा। दिस इज द सेक्युलर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 किसकी बात करता है? यह बात करता है कि आपके पास आजादी है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। अब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में हम इसमें चर्चा थोड़ा सा क्विक में करते हैं कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं कहाँ कहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन बना है और उसको पूरी तरह से सरकार ने बनाया है, होली एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट, होली एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट, एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट, सरकार या स्टेट ने बनाया है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। याद रखिएगा इसको। इन दैट कंडीशन इंस्टीट्यूशन विच इज डेवलप्ड बाय स्टेट, देयर नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन विल हैपन। सेकंड, institution which is established by, institution which is administered by state, लेकिन वो एस्टेब्लिश हुआ है किसी ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट या एंडोमेंट हो गया अगर ट्रस्ट ने उसको बनाया, लेकिन सरकार उसको एडमिनिस्टर करती है। तो वैसे सिचुएशंस में क्या होता है, वहां थोड़ा परमिटेड है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल नंबर 28 में। कुछ और बातें हैं जो टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी है। जो इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होते हैं स्टेट, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट्स, वहां क्या हो सकता है भाई? वहां आप वॉलंटरी बेसिस पे, आपकी इच्छा है और लेकिन आपको यहां परमिशन लेना पड़ेगा रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के लिए। वॉलंटरी बेसिस पे कर सकते हैं, बट परमिशन इज रिक्वायर्ड हियर, परमिशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट एक टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन दैट इज एडेड बाय गवर्नमेंट, एडेड बाय स्टेट, वहां भी यही सेम सिचुएशन है। वॉलंटरी बेसिस पे इच्छा के अनुसार परमिशन, कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। These are all the important points of Article 28. अब हम चलते हैं next two important articles, that is Article 29 and 30.
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो ये आर्टिकल 29 किसकी बात करता है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। अब कल्चरल एजुकेशन, भाई आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सिर्फ राष्ट्र की नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ऐसे इंडिविजुअल, सोसाइटी, सभी वर्ग का है। तो उसकी प्रोटेक्शन को लेकर के या जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, जो कल्चर है, उसकी प्रोटेक्शन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चर्चा हुआ है उसका हम बात करते हैं। तो इसमें एक बात होती है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब इस आर्टिकल इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अब इस आर्टिकल में दो क्लॉज भी है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1, हाँ, किसी को पता है कि आर्टिकल 29 क्लॉज 1 क्या कहता है? कमेंट में आप बताइए। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ये कहता है गिव्स फ्रीडम टू इंडिविजुअल टू, ताकि वो अपने लैंग्वेज को, अपने कल्चर को, अपनी स्क्रिप्ट को, सबको प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द मेन सब्सटेंस ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 1. One more thing we like to discuss here, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 29 क्लॉज 2, मान लीजिए कोई सरकार ने इंस्टीट्यूशन बनाया है, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है, और वहां पे एडमिशन जो है धर्म के आधार पे होता है। मान लीजिए माइनॉरिटी का एडमिशन होता ही नहीं है, तो दिस कैन नॉट बी, ये ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इन केसेस में क्या होता है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं करेगा। स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी कम्युनिटी का, चाहे वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो या कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी से हो, सबको एक बराबर हक है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक्सेस कर सके। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस आर्टिकल। सो आर्टिकल 29 का जो स्कोप है, वो सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए है। मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी, यहां सिर्फ लोग सोचते हैं कि माइनॉरिटी की ही सिर्फ बात करता है, मेजॉरिटी की भी प्रोटेक्शन की बात करता है और माइनॉरिटी की भी बात करता है। मतलब इस आर्टिकल का जो स्कोप है ये वाइड है। जबकि अभी जो हम आर्टिकल 30 की चर्चा करेंगे, दैट स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी। और यह भी बात आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी का कहीं डिफाइन नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट डिफाइंड। यू हैव टू रिमेंबर, स्टेटमेंट आ जाता है क्वेश्चंस में, चाहे उत्तर प्रदेश के, चाहे यूपीएससी या एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब आर्टिकल 30 किसकी बात करता है? ये दो तरह की माइनॉरिटी हमारे देश में, हमारे क्या जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे आर्टिकल में दिया हुआ। आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट टू टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी। एक है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, दूसरा है रिलीजियस माइनॉरिटी। इन सब के प्रोटेक्शन की बात करता है। दिस स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी। सो मैंने जैसे कहा था, ये स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी, सो आज आर्टिकल 22 से लेकर के हमने 30 तक बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूं सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप अपने फीडबैक जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिए। और फंडामेंटल राइट्स की जो आर्टिकल 32 है और डिफरेंट रेट्स है, एक क्लास और फिर फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएगा।
सो प्लीज़ इस सेशन को आप लोग लाइव करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।